स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जॉयस को अपने घर के अंदर एक एलियन जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया था जो कि उसकी दीवार को फाड़ के बाहर आ रहा था। इसी के साथ इन्हें विल के मरने की न्यूज भी मिली थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पे अभी हॉपर की टीम जॉयस के घर को देख रही थी। जैसा कि जॉयस ने बताया था कि उसकी दीवार से कोई मॉन्स्टर निकल रहा है, लेकिन हॉपर को वो दीवार बिल्कुल सही सलामत मिलती है। जॉयस खुद को आखिर कैसे समझाती कि वो सच बोल रही है, उसने कोई झूठ नहीं बोला, ना ही वो पागल बन रही है। यहाँ पे जॉन अपनी मॉम जॉयस को समझाता है कि वो बॉडी विल की है, हमें उसे जाके देखना चाहिए, लेकिन जॉयस इस बात पे बिलीव ही नहीं करती कि उसका बेटा मारा गया है। हॉपर जॉयस को समझाता है कि तुम बस थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, आज रात को सोने की कोशिश करो और बाकी बात हम कल करते हैं। हॉपर कहता है कि मेरी बेटी के मर जाने के बाद में मुझे भी वो कई दिनों तक दिखाई देती थी, लेकिन मैं अगर उसी के बारे में सोचता रहता तो शायद मैं कभी जिंदा नहीं रह पाता और मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाता। हॉपर रात में जॉयस के घर से निकल के जाने वाला था, लेकिन हॉपर को लगता है कि शायद उसे यहीं पे रुकना चाहिए, इसी कारण वो पूरी रात कार में ही सो जाता है। यहाँ जॉन भी पूरी रात रोता रहता है। जॉयस इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब अगर दीवार से कोई भी मॉन्स्टर निकलेगा तो वो उसे खुद ही खत्म कर देगी। इसी कारण वो खुद के बैकयार्ड में जाती है और उसके बाद में उस कमरे में जाती है जहाँ से विल गायब हुआ था। वहाँ से एक कुल्हाड़ी निकाल के लेके आती है और सोफे पे बैठ जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ माइक के मॉम और डैड को देखते हैं, जो कि अपने बेटे माइक को लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि माइक का बेस्ट फ्रेंड विल जो मारा जा चुका था। यहाँ पे विल के सामने एल बैठी थी, जो कि अपने हाथ में एक वॉकी टॉकी लेके एक स्टेशन को सेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पे माइक एल के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, मुझे डस्टिन और ल्यूकस पे बिलीव कर लेना चाहिए था, तुम विल को नहीं ढूंढ पाई, बल्कि आज वो मारा जा चुका है। तभी हम यहाँ पे विल के बोलने की आवाज सुनते हैं। माइक वहाँ से भाग के आता है। इसका मतलब था कि एल ने अपनी पावर से विल तक पहुँचने की कोशिश कर ली थी और वो विल से कम्युनिकेट कर पा रही थी, लेकिन माइक की आवाज विल तक नहीं पहुँच पाई। माइक यहाँ पे एल से पूछता है कि क्या आखिर विल जिंदा है, कि क्या वो हमको सुन सकता है, वो आखिर कहाँ पर है। तो एल कहती है कि वो विल ही था। तभी हम देखते हैं कि एल की नोज में से ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि उसने अपनी पावर्स का यूज किया था। यहाँ जॉन जॉयस को उठाता है विल की बॉडी को कंफर्म करने के लिए। इधर दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम को स्कूल जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है। तभी वो डस्टिन और ल्यूकस को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मुझे विल के बारे में कुछ पता चला है और ये अर्जेंट है, हम सभी को आज ही मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हॉपर भी उसी जगह था जहाँ पे विल की बॉडी को रखा गया था। जैसे ही यहाँ पे जॉयस और जॉन विल की बॉडी को देखते हैं तो जॉयस साफ मना कर देती है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, क्या मैं अपने बेटे को पहचानती नहीं हूँ। यहाँ पे जॉन जब बाहर आके बैठ जाता है अकेले, तो हॉपर उससे बात करने की कोशिश करता है। जॉन कहता है कि मुझे टेंशन होने लगी है कि आखिर मेरी मॉम को क्या हो जाएगा। हॉपर समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ से जॉयस चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है कि मैं इस बॉडी को वेरीफाई नहीं करूंगी, ये मेरा बेटा विल है ही नहीं, क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती हूँ। और बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए और ना ही उन पेपर्स पे साइन करते हुए जॉयस वहाँ से बाहर निकल जाती है। जॉन बहुत गुस्से में होता है और अपनी मॉम को फॉलो करता है। दूसरी तरफ हम यहाँ नैन्सी को देखते हैं, जो कि स्टीव से कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पे गई थी, वहाँ पे मैंने बारबरा को ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। स्टीव को तो इस बात का टेंशन था कि अगर पुलिस वाले बारबरा को ढूंढेंगे तो स्टीव के पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि वो अपने फ्रेंड्स को घर लेके आया था। नैन्सी इस बात पे भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें इस टाइम पे अपने दोस्तों के बारे में पड़ी है और अपने फादर की डांट के बारे में पड़ी है। यहाँ पे बारबरा के साथ कुछ गलत हुआ है, वो गायब हो चुकी है, हमें उसे ढूंढना है। इसी के साथ में जॉन भी अपनी मॉम जॉयस को कहता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, आखिर वो हमारा भाई विल है, आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुड़ सकती हैं। यहाँ पे जॉयस बार बार समझाती है कि मैं विल को महसूस कर पा रही हूँ, वो घर के अंदर ही है, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो मैंने दीवारों पे इतने सारे अल्फाबेट्स लगाए हैं, विल जिंदा है और वो कहीं ना कहीं तो है। जॉन गुस्से में आके कहता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा, मैं अपने भाई का फ्यूनरल करूंगा। सीन शिफ्ट होता है माइक, डस्टिन और ल्यूकस पे, जो कि एल के सामने बैठे थे। एल काफी कोशिश करती है विल से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो अपनी पावर्स यूज करने के बावजूद भी विल से नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। तब इन बच्चों को याद आता है कि शायद इन्हें और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी और ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का रेडियो इन्हें स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन आखिर ये एल को वहाँ कैसे लेके जाए। इसी कारण ये नैन्सी के कुछ कपड़े और एक विग एल को पहना देते हैं, जिससे कि एल अब एक नॉर्मल लड़की लगने लगी थी। हम यहाँ पे उसी साइंस लैब को देखते हैं, जो कि कल इंस्ट्रूमेंट नीचे उतारा गया था, वो एक केबल वायर का इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पे एक साइंटिस्ट को अच्छी तरीके से कॉस्ट्यूम पहना के उसे दरवाजे में हुए होल के अंदर भेज रहे थे, जहाँ से वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला था। इस रिसर्च टीम का हेड चाहता था कि अंदर जाके ये लोग पता लगा सके कि आखिर अंदर की दुनिया कैसी है और वहाँ पे कौन कौन है और क्या उन्हें वो खोया हुआ बच्चा विल इसके अंदर मिल जाएगा। इस साइंटिस्ट को केबल से बांध के दीवार से लगी हुई अजीब सी चीज के अंदर भेज दिया जाता है। क्लासरूम के अंदर नैन्सी को बुलाया जाता है। नैन्सी से इस टाइम पूछताछ की जा रही थी। ये पुलिस वाले थे। यहाँ पे नैन्सी
नैन्सी से बारबरा के गुम हो जाने पे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन ये पुलिस वाले बारबरा के गुम हो जाने से ज्यादा इंटरेस्ट नैन्सी का स्टीव के साथ रहने पे कर रहे थे। हम देखते हैं कि हॉपर एक आदमी के साथ बैठा था। यह आदमी वही था जो चीर घर के अंदर बॉडियों का पोस्टमार्टम करता था, लेकिन इस आदमी को भेज दिया गया था जब विल की बॉडी को लाया गया। जो लोग विल की बॉडी को लेके आए उन्हीं लोगों ने विल की बॉडी का पोस्टमार्टम किया और इस आदमी को अंदर तक आने नहीं दिया। हॉपर उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वहाँ से भेज देता है। हॉपर को भी धीरे धीरे अब कुछ न कुछ डाउट होने लगा था। माइक, डस्टिन और ल्यूकस अपने साथ में एल को स्कूल ले आए थे। ये लोग उस रूम के अंदर एंटर करने ही वाले थे जहाँ पे रेडियो रखा था कि तभी इनके साइंस टीचर आ जाते हैं, जो कि इन्हें अपने साथ हॉल में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम सब लोगों ने विल को याद करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है और तुम उसके बेस्ट फ्रेंड्स हो तो तुम्हें उसे अटेंड करना ही चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जिसका झगड़ा उसकी मॉम से हो रहा था। यहाँ पे नैन्सी की मॉम कहती है कि तुम आखिर स्टीव के साथ में क्या कर रही थी। नैन्सी यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे मेन कंसर्न अभी बारबरा का है, वो गुम हो चुकी है और मुझे पता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। नैन्सी अपने कमरे में आके उस फोटोग्राफ को जोड़ने लगती है जो कि उसने फाड़ दी थी। पिक्चर जुड़ने के बाद में नैन्सी को बारबरा के पीछे एक अननोन एंटिटी दिखाई देती है और नैन्सी समझ जाती है कि ये एंटिटी वही है जो कि उसने स्टीव के बैकयार्ड में देखी थी। दूसरी तरफ हम साइंस लैब का सीन देखते हैं जहाँ पे यहाँ का हेड अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या तुम हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो कि अंदर क्या क्या है। कुछ देर तक तो साइंटिस्ट की आवाज नहीं आती, लेकिन बाद में वो कहता है कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है, अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे जैसे ही कुछ दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे हलचल होना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो साइंटिस्ट को कोई अपनी तरफ बुला रहा हो और उसे कोई मार डालने वाला हो। तभी ये हेड बोलता है कि जल्दी से केबल को अपनी तरफ खींचो। जैसे जैसे केबल को अंदर की तरफ खींचा जाने लगा वैसे वैसे आवाजें और ज्यादा बढ़ती गई, यानी कि उस साइंटिस्ट को मार दिया गया। और आखिर में वो केबल फ्री होके जब बाहर आती है तो उसके अंदर से सिर्फ उस साइंटिस्ट को बांधे जाने वाला इंस्ट्रूमेंट ही बाहर आता है और वो साइंटिस्ट अंदर ही रह जाता है। अब वो मारा गया है या फिर वो जिंदा ही उस यूनिवर्स में गुम हो गया है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये तो तय था कि इस दीवार के पीछे कोई दूसरा यूनिवर्स जरूर है। यहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर माइक उन्हीं लड़कों को देखता है जो कि हमेशा माइक और उसके दोस्तों को बुली करते हैं। वो लड़के प्रिंसिपल की बातों पे हंस रहे थे, इसी कारण माइक को गुस्सा आने पे वो झगड़ा करता है कि यहाँ पे मेरा दोस्त विल मारा गया है और ये लड़के विल का मजाक उड़ाते हैं कि विल तो अभी दूसरी दुनिया में परियों के साथ खेल रहा होगा। माइक को गुस्सा आता है और इनमें से वो एक लड़के को धक्का दे देता है। जैसे ही वो लड़का आगे आके माइक को मारने वाला था कि तभी वो लड़का वहीं पे रुक जाता है और ऊपर से उसकी पैंट भी गीली हो जाती है। ये सारा काम एल ने अपनी पावर से किया था। जॉन यहाँ पे अपने भाई विल के फ्यूनरल के लिए काम कर रहा था। तभी वहाँ पे नैन्सी आती है जो कि जॉन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात को जब तुम हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे क्या तुम्हें पता था कि बारबरा कहाँ पर है या तुमने उसकी पिक्चर क्लिक की थी? तो जॉन कहता है कि मैंने जो पिक्चर बस क्लिक करी थी मेरे पास वही पिक्चर है, इसके अलावा मुझे बारबरा के बारे में कुछ नहीं पता। नैन्सी कहती है कि क्या तुम उस पिक्चर को जूम करके वापस से प्रिंट कर सकते हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉपर पे। हॉपर एक आदमी के पास बैठा था और उसे बात करने की और फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। असल के अंदर ये वही आदमी था जिसने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि विल नाम का एक छोटा बच्चा पानी के अंदर डूब रहा है। हॉपर आखिर उसे पूछना चाहता था कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला और विल उस पानी के अंदर डूबा हुआ है ये बात तुम्हें कैसे पता? जैसे ही इस आदमी को थोड़ी भनक होने लगती है कि ये पुलिस वाला है वैसे ही वो इस जगह से भागने लगता है। हॉपर जब इस आदमी को बुरी तरीके से मारता है तभी अपने मुंह से उगलना शुरू करता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बस बोला गया कि इस बच्चे के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस बच्चे के आसपास किसी को भी मत आने देना, तुम हम दोनों को मरवाओगे। हॉपर अपने पीछे देखता है कि एक कार हॉपर को घूर रही है और तभी वो कार वहाँ से निकल जाती है। हॉपर उसे पकड़ने के लिए भागता है लेकिन पीछे से वो आदमी भी भाग जाता है। हॉपर को पूरा शक था कि विल नहीं मारा गया है बल्कि उसे ऐसा दिखाया गया है कि विल असल में मर गया है। अब यहाँ पे माइक, डस्टिन, ल्यूकस एल के साथ में उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेडियो रखा था। एल उस रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ एल का हमें पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो साइंस लैब का हेड जिसे वो अपना पापा कहती थी वो उसे एक पिक्चर शो करता है और कहता है कि तुम्हें बस बताना है कि ये कहाँ पर है और क्या चीजें रिपीट कर रहा है, तुम्हें इस पे फोकस करना है ताकि हम इसे ढूंढ सके। एल अपना पूरा ध्यान लगाती है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि काफी दूर बैठा एक आदमी जिसे एक पेपर के अंदर कुछ वर्ड्स लिख के दिए गए थे वो रिपीट कर रहा था। वही कमरे के अंदर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और स्पीकर के अंदर वही आवाजें आने लगती है, यानी कि एल के अंदर इतनी पावर थी कि वो कहीं और दूर बैठे इंसान की आवाजें भी सुन सकती है और दूसरे लोगों को भी सुना सकती है। यहाँ पे एल जब विल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो इन लोगों को विल की आवाज तो आती है लेकिन असल के अंदर ये विल का घर ही था। यहाँ दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि फिर से अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी। जॉयस को अपने बेटे की आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। जॉयस अपने बेटे को देख भी पा रही थी। विल सच में जिंदा था जो कि दीवार के अंदर था और अपनी मॉम को कह रहा था कि मैं
मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं आखिर क्या करूँ। हम भी देख पा रहे थे कि जॉयस अपने बेटे विल को कह रही थी कि मैं तुम्हें बस यहाँ से निकाल लूंगी, लेकिन अभी तुम खुद की जान बचाओ, तुम बस अभी यहाँ से भागो। और ये सारी बात माइक, डस्टिन और ल्यूकस सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो विल और जॉयस को एक साथ कैसे सुन पा रहे हैं। ये सारी आवाजें जॉयस के घर से आ रही थी, तो विल आखिर जॉयस के घर में कैसे हो सकता है। तभी इस क्लासरूम के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, पूरा रेडियो मशीन जल जाती है और साथ ही साथ एल भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। वहाँ पे आग लगने के कारण इन चारों को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। जॉयस खुद के बेटे विल को ढूंढने के लिए अपने ही घर की दीवार को तोड़ देती है, लेकिन घर की दीवार तोड़ने से आखिर उसे क्या मिल पाता, वो दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं खोल पाती ना। जिसके बाद हम जॉन और नैन्सी को देखते हैं। जॉन ने यहाँ पे उसी पिक्चर पे काम किया, यानी कि बारबरा के पीछे की एंटिटी को और जूम करके देखा। असल के अंदर ये वही क्रीचर था जो कि नैन्सी ने उस दिन फॉरेस्ट में देखा था। अब जो लड़का इन सभी लोगों को तालाब में मिला था और जिसे सब कह रहे थे कि ये लड़का विल है, इस बारे में पता लगाने के लिए हॉपर सीधा मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ वो एक गार्ड को बेहोश करके उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे बॉडीज रखी थी। वो एक बॉडी को बाहर निकालता है जिसे कहा गया था कि विल की बॉडी है। काफी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद में हॉपर इस बॉडी के अंदर एक चीरा लगाता है, लेकिन बॉडी को खोलने के बाद असल के अंदर उसमें तो रुई भरी थी, यानी कि वो बच्चा असल का बच्चा नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉम का पुतला था जिसे कि विल का नाम दिया गया था। हॉपर समझ चुका था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम जॉयस को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसका एक्स हस्बैंड लॉनी वहाँ पे पहुँचता है। जॉयस उसे जाते ही गले लग जाती है, क्योंकि लॉनी तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी कि उनका बेटा विल मारा गया है। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या हॉपर अब सच्चाई का पता लगाने के लिए इस साइंस लैब के अंदर जाएगा और सभी से पूछेगा कि आखिर उन्होंने विल के साथ में क्या किया है? गाइज, ये सब बातें तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।